हाय छात्रों, शशांक सर की ज्ञान लाइब्रेरी में स्वागत है आप लोगों का। और आज बहुत ज्वलनशील प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार मैं साइंस एंड टेक के भी क्लास में आपको पढ़ाता हूं, साथ में फिजिक्स का जो क्लास होता है उसमें भी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आपको देखिए स्लाइड लगा हुआ है, पृथ्वी जल रहा है। ये क्यों लगाया मैंने, इसके पीछे का कारण क्या है? तो भाई पिछले 50 साल में जो आपका पृथ्वी का टेम्परेचर है 13.5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सोच लीजिए कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अभी जो टेम्परेचर है वो वर्तमान पिछले 50 साल से अगर हम जोड़ें तो 13.5 डिग्री सेल्सियस था और ये बढ़ करके कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना ज्यादा, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। अब सोचिए क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि के कारण जो आपको पूरा वायुमंडल गर्म हो गया, यानी सब कुछ गर्म हो गया, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। तो यहां देखिए पृथ्वी आपकी क्या होगी, जल रही है। तो इस स्लाइड का यही प्रमुख है बिंदु। क्या बिंदु है कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, इसे ही भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं क्या क्या और मैंने इसमें ये नोट डाउन किया है। क्या क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं, यहां पर देख लीजिए। पॉइंट है आपको इसको ये कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देख लीजिए क्या है पॉइंट कि पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए पृथ्वी वर्तमान समय में एक जलता हुआ पिंड जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसके एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। दूसरा देखिए पॉइंट मैंने यहां रखा है कि पृथ्वी के औसत तापमान में प्रति 100 वर्ष यानी 0.74 डिग्री की वृद्धि हो रही है। याद होगा कि जो स्लाइड मैंने स्टार्ट किया था तो वहां बताया था कि 1.5 डिग्री, तो पिछले शताब्दी की बात कर रहे हैं कि उसमें इतना टेम्परेचर वृद्धि हुआ है। और देखिए इस विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि वर्तमान समय में आपके वायुमंडल और पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसीलिए वर्तमान संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग एक पूरे वर्ल्ड के कंसर्न सब्जेक्ट है। याद रखिएगा कि ये इस पर सारे लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी के औसत तापमान की वृद्धि को रोका जाए। इसका दूसरा भी पहलू है। क्या है पहलू कि जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वृद्धि हो जाएगा और ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक हो जाएगा तो भविष्य में आपको ग्लोबल कूलिंग की भी समस्या आएगी। इसीलिए वैज्ञानिक जो है उस भयावह दृश्य को देखते हुए इस ग्लोबल वार्मिंग को वर्तमान संदर्भ में पूरे विश्व में इसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये बहुत भयानक हो रहा है। अगर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और ये हमारे पूरे मानव समुदाय के लिए एक संकट का कारक बन जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए जरा कि देखिए आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानिए। ये क्या है, इंडियन पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके रिपोर्ट के अनुसार 2005 के बाद सभी वर्ष गर्म बरस रहा है और इसमें सबसे अधिक गर्म वर्ष पहला नंबर पर जो आपको है 2016 है, दूसरे नंबर पर 2019 है, उसके बाद तीसरे नंबर पर 2015 है और चौथे नंबर पर 2017 है। और याद रखिए कि पृथ्वी को का वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो पृथ्वी बहुत अधिक गर्म हो चुकी है, जिसके कारण अनेक बीमारियां, अनेक समस्याएं, अनेक वैश्विक संकट उत्पन्न हुए हैं। चलिए देखते हैं, इसमें मैंने क्या बताया आपको, याद रखिएगा सबसे गर्म वर्ष कौन है, 2016 है। अब देखिए पृथ्वी के गर्म होने का मुख्य कारक कौन है, ग्रीन हाउस प्रभाव। बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के वैश्विक उष्मन को समझना बड़ा कठिन है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या भाई, तो आपको पता होगा कि सूर्य
पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत कौन है? सूर्य है। और सूर्य से जब पृथ्वी की ओर उष्मा आती है तो क्या होता है? वहां से जब उष्मा आएगा तो फोटोन ऊर्जा के कारण आता है, और फोटोन ऊर्जा में तरंगदैर्घ्य सूक्ष्म होता है, आपका वेवलेंथ वहां कम होगा, जिसे वायुमंडल में जो गैस अणु हैं उसके बीच का जो जगह होता है जिसको वॉइड्स कहते हैं, उससे आसानी से वह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। मैं क्या बता रहा हूं, ये देखिए, ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल के विभिन्न गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच का जो स्थान होता है उससे आराम से ये गैस निकल जाता है। जो भी आपको सौर विकिरण है वो आराम से इस गैस से निकल जाता है। ये जो स्थान है, इस स्थान को मैंने क्या कहा? वॉइड्स कह दिया। याद रखिएगा। क्यों निकल जाता है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मान क्या है? कम है। मैंने यह भी बताया कि सूर्य से जब ऊर्जा पृथ्वी पर आती है तो वो क्या है? E बराबर h न्यू, यानी ये फोटोन एनर्जी है, और इस वर्ड से आसानी से आ जाएगा क्योंकि आपका छोटा छोटा तरंग है, और ये तरंग दैर्घ्य बहुत बहुत छोटा है। जब पृथ्वी इन विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तो आपको पता है कि इसका एनर्जी घट जाएगा, जिसके कारण तरंगदैर्घ्य का मान यहां पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, एनर्जी घटेगा और आपका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। और यह वेवलेंथ जब पुनः पृथ्वी द्वारा इस दीर्घ तरंगों को पुनः परावर्तित किया जाएगा तो ये क्या होगा? बाहर निकल नहीं पाएगा। इसको बड़ा बड़ा किरण है, बड़ा बड़ा तरंगदैर्घ्य है, ये निकल नहीं पाएगा। पुनः इसको परावर्तित कर वायुमंडल में उपस्थित गैस है पुनः परावर्तित कर पृथ्वी के वायुमंडल में भेज देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। फिर से समझिए इसको। सूर्य से जब सौर विकिरणें पृथ्वी पर आती है तो तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसे वायुमंडल में उपस्थित गैस अणु अपने से जाने देगा। पृथ्वी इन विकिरणों को अवशोषित करती है, जिससे ऊर्जा घट जाएगा, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाएगा, और पुनः जब पृथ्वी इन दीर्घ विकिरणों को परावर्तित करेगी तो क्या होगा कि वायुमंडल की परतें उसे अपने से जाने नहीं देगा, पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी क्या हो रहा है कि पुनः 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 दीर्घ तरंगों को परावर्तित कर जब वापस पृथ्वी पर वायुमंडल की विभिन्न परतें भेज देती है तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर बात आ रही है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जब हमने पढ़ा तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो याद रखिएगा कि फ्रेंच वैज्ञानिक थे फूरियर, उन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए कि जब भी ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करेंगे, यहां मैं एक स्लाइड भी लगा रखा है। देखिए क्या है, ये सूर्य की किरणें आई, ठीक है, सूर्य की किरणें क्या हुआ कि पृथ्वी पर आ गई। देख लीजिए जरा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, और जब भी ये पृथ्वी पर आएगा तो देख लीजिए ये आ तो गया पृथ्वी पर, लेकिन चूंकि यहां देख लीजिए यहां तरंगदैर्घ्य का मान कम है, आ गया, वायुमंडल की विभिन्न परतें आने दे दिया, लेकिन जब पुनः पृथ्वी से परावर्तित हुई तो इसे, ठीक है, इसे पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज दिया गया, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीन हाउस गैस। कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, और इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। देख लीजिए कौन कौन सा गैस वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में हम रखते हैं। जरा इस स्लाइड को देख लीजिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, यहां देख लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तर में तापमान की वृद्धि तरंगों के पुनः परावर्तन के कारण होता है, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहे हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन बहुत बार मैं पढ़ाता भी हूं कि यहां जलवाष्प भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जलवाष्प को यहां हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे जलवाष्प को? क्योंकि वह मानव के नियंत्रण में नहीं है। मानव के नियंत्रण में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली गैस अगर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और वह 60 से 85%। और देखिए दूसरे नंबर पर मीथेन गैस है, तीसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड है, चौथे नंबर पर फ्लोरिनेटेड गैस है। और इस फ्लोरिनेटेड गैस में याद रखिए क्या होगा? PFCs बोलते हैं, पर फ्लोरोकार्बन्स होता है, और इसमें बहुत सारी गैसें आती है, जैसे CFC, जैसे HFC,
ठीक है, जैसे HFC, जैसे HCFC और एक और गैस जी, ठीक है, सल्फर, ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड यानी SF6 गैस आएगा। तो ग्रीन हाउस गैस जनरली मैं बताता हूं क्लास में भी कि परफ्लोरोकार्बन ना बता करके हम सीधे बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैस 6 है, तो बच्चों को याद रखने के लिए। तो पहला गैस क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। दूसरा कौन हो गया? मीथेन। तीसरा कौन हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और चौथे नंबर पर आ गया फ्लोरीनेटेड गैस, जिसमें मैंने आपको बताया CFC, ठीक है, उसके बाद HFC, उसके बाद बताया HCFC और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सब देखिए फ्लोरीन से युक्त यौगिक हैं। तो आपके पृथ्वी को गर्म करने के लिए कौन उत्तरदायी गैस हो गया? तो सबसे उत्तरदायी गैस हो गया कौन सा? तो फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक। एकदम ध्यान में रखिएगा, फ्लोरीन से युक्त होता है सारा यौगिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए जरा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा गैस है जो पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए कि किसी भी ग्रीन हाउस गैस के उष्मा के ग्रहण करने की क्षमता को हम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर ग्लोबल वार्मिंग क्षमता पर हम डिस्कस कर रहे हैं, GWP। ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देखिए क्या हो रहा है कि अवरक्त किरणों को कौन पृथ्वी को गर्म करेगा? कौन उष्मीय विकिरण होगा? तो अवरक्त विकिरण होगा। तो अवरक्त विकिरण जो है आपका उष्मीय विकिरण है, वो क्या करेगा? तो वो अवशोषित करेगा किसको? तो हीट रेडिएशंस को। और हीट रेडिएशंस कौन है? अवरक्त विकिरण है। तो वही बता रहा हूं, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता यानी अवरक्त किरण को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? तो यहां अवरक्त किरणों को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम GWP कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी आपको कितना वह गर्मी उत्पन्न करता है, उस गर्मी को मेजर करने के लिए हम लोग GWP का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, GWP किसके रेस्पेक्ट में मापा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का GWP कितना होगा? तो 1 के बराबर होगा। याद रखिए, देखिए मैंने बताया भी है कार्बन डाइऑक्साइड का GWP क्या होता है? एक होता है। यानी GWP को किसके आधार पर मेजर करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर मेजर करेंगे। और सबसे अधिक GWP किसका होगा? SF6 गैस का होगा। कौन सा गैस है? SF6 गैस है। और इसका जो GWP है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 22,800 गुना अधिक होता है। यानी देखिए कितना अधिक खतरनाक है। इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि पेरिस सम्मेलन के बाद यह गैस जो है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है सबसे कंसर्न विषय था और इसको रोकने की बात की गई है। विभिन्न जो आपको यौगिकों में इसका प्रयोग हो रहा था, विभिन्न जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में इसका प्रयोग हो रहा था, वहां पर रोक लगाने की बात की गई है और कुछ हद तक इसको रोका भी गया है। तो मैं क्या बता रहा था? GWP क्या होता है? यह क्षमता होती है किसकी? तो किसी भी ग्रीन हाउस गैस की क्षमता, जिससे वह क्या करेगा? वह एब्जॉर्ब करेगा किसको? अवरक्त विकिरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है भाई? तो सबसे बड़ा प्रभाव है आपका समुद्र तल का जो ऊंचाई है वो क्या हो गया? बढ़ रहा है। यानी आपका वाटर का लेवल वहां पर बढ़ रहा है। और देख लीजिए मैंने लिखा भी है कि प्रति वर्ष यह 1/10 इंच प्रति वर्ष की दर से यह बढ़ रहा है। ध्यान में रखिएगा, अगर ठीक है यह टेम्परेचर इसी रेशियो से बढ़ता रहा और आपका टेम्परेचर पृथ्वी का लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और अगर बढ़ गया, यानी अभी 15 है, 15 से 16.5 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो समझ जाइए जितने भी कोस्टल एरिया है लगभग 600 विश्व के प्रमुख तटीय शहर जो है, तटीय नगर जो है, वो पूर्णतः डूब जाएगा पानी में। तो ये कंसर्न विषय है, याद रखना है आपको कि तटीय शहर का डूब जाना, आपको क्या होगा? लोग वहां से कहां जाएंगे? तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर जल की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पता है कि जल की मात्रा बढ़ेगी तो बाढ़ आएगा तो आपको पता है क्या होगा? तो सुनामी आएगा। सुनामी आने से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये कंसर्न विषय हो गया कि समुद्र तल में वृद्धि। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है संक्रमण बीमारी का फैलाव। आपको पता है कि टेम्परेट कंडीशंस अगर बैक्टीरिया वायरस को मिलेगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो वो अधिक से अधिक क्या करेंगे?
अपने जो वृद्धि दर है उसको बढ़ा देगा, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां यहां उत्पन्न होगी। वो भी पूरे विश्व को एक गंभीर संक्रमण में ला सकता है। तो यह भी आपके वैज्ञानिकों के लिए कंसर्न विषय है कि किसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। लोगों को शिक्षित करके, जागरूक करके ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। चलिए नेक्स्ट है क्या, पर्यावरण संकट। यानी अगर सब कुछ इसी दर से अगर आपको बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तरह तरह से आपको संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपकी जैव विविधता जो है वो धीरे धीरे देखिएगा, तरह तरह से बर्ड्स जो है पलायित होना शुरू हो गया है। और एक और गंभीर विषय है, क्या विषय है कि पुरुषों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी और महिलाओं की संख्या में तीव्र गति से कमी होगी। यहां भी प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा कि आपको पता होगा कि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम होता है। तो Y क्रोमोसोम लंबा होता है, जिस पर उष्मा का प्रभाव कम होता है, लेकिन आपको XX क्रोमोसोम मोटा होता है, जिस पर आपका किसका प्रभाव होगा, उष्मा का बहुत अधिक प्रभाव होगा, जिसके कारण एक ग्लोबल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी पुरुषों की अधिक संख्या और महिलाओं की कम संख्या हो जाएगी। तो यह भी पूरे विश्व को परितंत्र की दृष्टि से, पूरे विश्व को एक मानवीयता की दृष्टि से गंभीर संकट में ला सकता है। तो जैव विविधता संकट में होगा और आपको क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा पूरे विश्व का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चौथा क्या होगा, ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना। आपको पता है कि बर्फ तीव्र गति से पिघलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बारिश होगी, तरह तरह से मौसम परिवर्तित हो जाएंगे और पूरा विश्व जो है एक गंभीर समस्या से ग्रसित हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है, गंभीर समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो याद रखिए क्या मैंने आपको बताया। मैंने इस अभी जो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग, जो पढ़ाया मैंने आपको, उसमें मैंने क्या क्या बातें बताई। पहली बात बताई कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग। तो एकदम एक शब्द में याद रखना है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो भाई साहब एक छतरी है, वायुमंडल है, वायुमंडल आने तो दिया सूर्य के प्रकाश को जाने नहीं देगा और पुनः परावर्तित पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन, तो उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसेस। याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गैस बताया कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या बताया, मीथेन बताया, फिर बताया मैंने, ठीक है, पर फ्लोरिनेटेड गैस बताया, PFCs बताया मैंने आपको, और नाइट्रस ऑक्साइड बताया। ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद मैंने बताया GWP के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी किसी भी ग्रीन हाउस गैस का जो क्षमता होता है किसको ग्रहण करने का, तो अवरक्त किरणों को ग्रहण करने का, उसमें विकिरणों को ग्रहण करने का, उसी क्षमता को मेजर करने के लिए GWP होता है। और सबसे अधिक GWP किसका होगा, तो SF6 का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम आधार गैस मानते हैं GWP मापने में। और अंत में मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव होंगे। तो छात्रों ये आपको आज का सेशन है, ध्यान में रखिए। अब मेरे शिष्य ने यहां पर लगाया है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में क्या ला सकता है, प्रकाश लाया जा सकता है। तो एकदम सही है। आप छात्रों के लिए केवल और केवल क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। खूब जम के मेहनत कीजिए, आगे सफलता आपके लिए द्वार खोले हुए हैं। तरह तरह के एग्जाम्स होने वाले हैं। छात्रों इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप अपनी सफलता को छीन लीजिए लोगों से और एक नई ऊंचाई तक पहुंचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।